Welcome back to part 2 of class 8 social science, social studies, Gujarat State Board of Textbooks, chapter 17 Judiciary, part 2। अभी तक हमने जुडिशरी के बारे में जाना है और उसके तालुका कोर्ट, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना है। अभी हम आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में जानने के लिए। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स देखिए, हाई कोर्ट जो है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, और जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द होल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में। तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है फॉर द होल नेशन, वहीं हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है फॉर द होल स्टेट। जिस स्टेट का भी वो हाई कोर्ट है उस स्टेट के लिए जजमेंट्स जो जो दिए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, और वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स का भी रखवाव करता है। जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द लोअर कोर्ट्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका। वैसे ही जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन द स्टेट हाई कोर्ट्स एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज वेल एज द तालुका कोर्ट्स, और वो सारे लोअर कोर्ट्स को एक्सेप्टेबल होते हैं। जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं वो रेफरेंस के तौर पे दिए जाते हैं, के तौर पे सारे कोर्ट्स उसको रखते हैं, और वो अपनी जजमेंट्स हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने अपने फैसलों में दिए हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए वो बाइंडिंग माने जाते हैं ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तथा इसके अलावा वो अपनी जो जजमेंट्स देते हैं उसमें भी वही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके वो जजमेंट का रेफरेंस दे के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने दिया है उनके सुपीरियर कोर्ट ने वो जजमेंट का रेफरेंस दे के वो अपना जजमेंट देते हैं। तो ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। आप लोगों को ये वीडियो तो पसंद आया होगा, इससे पहले भी हम और वीडियोस डाल चुके हुए हैं जो आपने, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे सभी के सभी, और आपको सभी पसंद आए होंगे। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे को भी प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। साथ में लाइक और शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमको भी इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। और वीडियो पूरा देखिए, वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स भी देखते हैं। अभी इंडिपेंडेंस और जुडिशरी आता है। इंडिपेंडेंस और जुडिशरी में सबसे पहले तो आप ये एक जो फ़ोटो है वो देख लीजिए। ये फ़ोटो आपने जो देख रहे हैं ये इनको ऑल कहा जाता है गॉडेस ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की देवी, लेडी जस्टिस, इस नाम से भी इनको पुकारा जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आँखों पे पट्टी बंधी हुई है यानी कि ब्लाइंड फोल्डेड। तो ये ब्लाइंड फोल्डेड से क्या दर्शा रहा है कि कानून जो है, लॉ जो है, वो किसी को देख के उसकी फीलिंग्स को उसके फेवर नहीं करेगा, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स, मैं इसको पसंद करता हूँ इसको नापसंद करता हूँ, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून की नज़र में सब भारतीय, सब इंडियंस बराबर हैं। फिर इनके एक हाथ में, यानी कि इनके एक हाथ में तराजू है। तो जो भी दलील, जो भी वक्तव्य, जो भी क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, उनका एविडेंस, उनका सबूत जो भी दिया जा रहा है
जो भी सेक्शंस कोट करे जा रहे हैं बाय द लॉयर्स, जो भी दलीलें दी जा रही हैं बाय द लॉयर्स, या जो कल्प्रिट यानी कि आरोपी या अरजदार जो भी अपना बता रहे हैं, एक्यूज्ड एंड अरजदार जो भी अपना कंप्लेनेंट जो भी अपना बता रहे हैं, उन सब को अच्छे से तोल मोल के देखा जाएगा कि क्या उसका कौन गुनहगार है, कौन क्या वो गुनाह हुआ है या नहीं हुआ, उसका गुनहगार है वो कि नहीं है। गुनाह तो हुआ है लेकिन वो गुनहगार नहीं है, तो भी जो भी जजमेंट है वो अच्छे से वे करके अच्छे से तोल मोल के दी जाएगी। तो उसके लिए बैलेंस है, बैलेंस यानी कि तराजू। और एक हाथ में उनके स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड यानी कि तलवार। तो अगर कोई जना कल्प्रिट है, वो प्रूव हो जाता है कि वो गिल्टी है, वो कल्प्रिट है, वो गुनहगार है, तो उसको पनिशमेंट यानी कि उसको उसके किए की सज़ा भी जरूर देनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कि जो जस्टिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं कि जस्टिस जो है वो इम्पार्शली दी जाएगी, किसी भेदभाव के बिना दी जाएगी, और फियरलेसली, किसी दबाव में नहीं आना, किसी के डर में नहीं आना। कोर्ट को अपनी जस्टिस देनी है, अपना न्याय देना है बिना किसी से डरे। और ये पावर कोर्ट में कहाँ से आती है? पावर कहाँ से आती है? गुड क्वेश्चन है। हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो जजेस हैं उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, जो स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस है, जो चीफ जस्टिस है स्टेट के हाई कोर्ट का, उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट गवर्नर। उससे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट अपॉइंट होता है। अब उसके बाद में जो अदर जजेस हैं, जो अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं, वो अपॉइंट होते हैं बाय द in consultation with the governor of that state and the chief justice of the high court of that state। तो ये इस तरीके से जजेस अपॉइंट हो गए। अब अपॉइंट तो हो गए, अब उनको फ्री एंड फेयर डिसीजंस देने हैं, किसी के दबाव में नहीं आना है। तो उनको उनके सर पे जो तलवार है वो हटा देनी है, यानी कि उनके सर से भय हटा देना है। वो भय कैसे हटाएगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी जज को हटाना है तो उसको इम्पीच करना पड़ता है, उसके लिए जो टर्म है वो इम्पीचमेंट होती है। और हटाने के लिए भी सिर्फ दो ग्राउंड है। वो दो ग्राउंड हैं क्या? मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी ऑफ ए जज। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए एक मोशन पास करा जाएगा बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि अपर हाउस जो होता है वो राज्यसभा होता है, लोअर हाउस जो होता है वो लोकसभा होता है। ऑफ कोर्स पहले लोकसभा में पास होएगा, उसके बाद में राज्यसभा में जाएगा। तो दोनों के दोनों हाउसेस में उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास होना है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना है। ये एक मुश्किल प्रक्रिया है, आसान नहीं है ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में पास करने के लिए। तो यही जो है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एक जज को हटाने का, तो ये जजेस को सेफ्टी और सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वो अपना काम निष्पक्ष होके अच्छे से करें, अच्छे से जजमेंट दें, टोटली इंडिपेंडेंट होके, और वो किसी के दबाव में ना आए। चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेसी जैसी भी क्यों ना आ जाए तो भी, और बहुत ही पावरफुल
गवर्नमेंट हो तो भी वो किसी के दबाव में ना आए, और वो सिर्फ और सिर्फ कानून को देखें और कानून के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, एज पर द लॉ एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन करें। तो कोर्ट्स जो हैं, यानी कि जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, वो टोटली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गए। उनके ऊपर किसी गवर्नमेंट का, किसी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। नीड फॉर जुडिशरी, क्यों जरूरी है जुडिशरी? क्या है जरूरत जुडिशरी की? वाई इज इट नेसेसरी? ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी आंसर करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अनलेस प्रूव्ड, जब तक साबित ना कर दिया जाए तब तक कोई गुनहगार गिल्टी नहीं है, वो कल्प्रिट नहीं है, वो दोषी, वो सिर्फ अभी एक्यूज्ड है। वो जब तक वो प्रूव नहीं करा जाता तब तक वो दोषी नहीं है, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो तब तक आरोपी ही है, एक्यूज्ड ही है। दूसरा है प्रिंसिपल, कोई भी इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कानून के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। फिर आता है थर्ड पॉइंट, नो कल्प्रिट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रिप ऑफ लॉ। किसी भी गुनहगार को, किसी भी गुनहगार जिसका गुनाह प्रूव हो गया, जो कल्प्रिट है, जो गिल्टी है, उसको लॉ से भागने नहीं देना चाहिए। उसको लॉ के अंदर पकड़ के उसको पनिशमेंट जो उसकी दी जा रही है वो उसको होनी चाहिए पनिशमेंट। आपने सुना ही होगा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत फेमस डायलॉग है, तकरीबन हर मूवी में, हर पिक्चर में आता है। तो कहीं ना कहीं यहीं से आता है कि नो कल्प्रिट शुड एस्केप फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द लॉ। अगर पॉइंट नंबर 4, नो मतलब एस्केप ऑफ कल्प्रिट्स इज डेंजरस फॉर द सोसाइटी, पीपल विल लूज ट्रस्ट इन लॉ। अगर कोई कल्प्रिट, अगर कोई गुनहगार, अगर कोई प्रूव्ड गिल्टी अगर भाग एस्केप कर लेता है, छूट के भाग जाता है, तो ये सोसाइटी के लिए डेंजरस है, क्योंकि लोगों का जो कानून के ऊपर जो विश्वास है वो उठ जाएगा, वो टूट जाएगा। अगर कोई नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एस्केप्ड कल्प्रिट्स के बारे में है, जो कल्प्रिट भाग गए, जो गुनहगार, जो प्रूव्ड गिल्टी भाग गए, अगर वो भाग जाते हैं तो लोगों का, तो उनको लॉ से कोई डर नहीं लगेगा, उनके माइंड में वो लॉ से आगे डरेंगे नहीं, और वो और क्राइम्स करेंगे, क्योंकि वो अब सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं तो क्राइम करता हूँ, भाग जाता हूँ, मैं तो और क्राइम करूँगा, फिर पकड़ा जाऊँगा, फिर भाग जाऊँगा। तो इसके लिए भी एस्केप्ड कल्प्रिट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और जुडिशरी की क्या ज़रूरत है? वो प्रोटेक्टर है, गार्जियन है, वो संरक्षक है। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। वो अगर किसी को मानती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानती है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट, हमने बहुत दफ़े बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संरक्षक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। नंबर 2, लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा। नंबर 3, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना जुडिशरी का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर तालुका कोर्ट।
इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जो कोर्ट का जो काम है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, वो किसी के दबाव में नहीं आना, उसको जो सही है वही जजमेंट देनी है, किसी गवर्नमेंट के, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के, किसी ऑफिसर के दबाव में नहीं आना है, सब कुछ प्रॉपरली करना है एज पर द लॉ, लॉ ऑफ द लैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Number 5, administers justice impartially and in accordance with the law without any improper influence। तो जस्टिस जो है, न्याय जो है, सबको बराबर होना चाहिए ना। न्याय के नाम पे, कंट्री के नाम पे सब बराबर है, कोई अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, हाई कास्ट वाला, लो कास्ट वाला, कोई लैंग्वेज का बैरियर कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, सारे इंडियंस एक बराबर हैं लॉ की नज़र में। और उनको उसी तरीके से इम्पार्शली, कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर नज़र से देख के बराबर लॉ देना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी गवर्नमेंट की, ऑटोक्रेटिक रूलर के, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के दबाव में नहीं आना। तो इसके लिए जुडिशरी इज इक्वल टू ऑल, हर किसी के लिए जुडिशरी एक बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना किसी को भी। अब हम आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। पिक्चर तो बहुत देखे होंगे आपने, बहुत सारे पिक्चरों में आपने PIL भी देखा होगा। कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी जॉली LLB, जॉली LLB पार्ट 1, उसमें भी PIL के ऊपर एक केस किया जाता है। खैर अभी हम वो मूवी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम PIL के बारे में कर रहे हैं डिस्कस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये प्राइम एम क्या होता है जुडिशरी का, कि जस्टिस सबको दी जाए, सब लोगों को, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट सोसाइटी, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, सबको बराबर रखना है, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट इसमें आते हैं। कोई भी आदमी या इंस्टीट्यूशन या बॉडी कॉर्पोरेट कैन फाइल एन अपील इन अ कोर्ट, कोई भी इंडिविजुअल नहीं तो एक इंस्टीट्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ में एक अपील फाइल कर सकता है। PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। PIL से जुडिशरी जो है ना, वो पब्लिक के तरफ फेवर में आती है, उसको पब्लिक के नज़र से देखना है और पब्लिक का भला करवाना है, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन्ड है, पब्लिक लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि पब्लिक ओरिएंटेड होना है जुडिशरी को। अगर कोई भी पिल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अननेसेसरी और इम्प्रॉपर पाई जाती है कोर्ट से, तो उसके लिए वो पनिश कर सकता है उसको जिसने वो पिटिशन भरी है, जिसने पिटिशन दायर करी है, जिसने पिटिशन करा है। तो इससे जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब ये काम करता है कि वो एक रॉन्ग पिटिशन फाइल करने वाले को जब पनिश करता है, तो वो मैसेज जाता है कि कोर्ट का, जुडिशरी का मिस उपयोग मत करो, जो तुम्हारे को राइट्स एंड ये सब दिए गए हैं उसका दुरुपयोग मत करो, उसको मिसयूज मत करो। और एक बहुत बड़ा इसमें वो दिया गया है, वो होता है सुओ मोटो। जो कोर्ट है वो खुद ब खुद, जज या कोर्ट खुद ब खुद अपने आप भी एक पिटिशन फाइल कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में,
और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इसको कहते हैं सुओ मोटो। यानी कि कोई आदमी, कोई पब्लिक का आदमी या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि कोर्ट खुद ही, कोर्ट ने महसूस किया कि ये चीज़ पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो मेरे को इसमें काम करना चाहिए। तो कोर्ट ने खुद अपने आप सुओ मोटो वो पिटिशन फाइल करी और उसके ऊपर उसने काम किया। आप लोगों को ये वीडियो तो पसंद आया होगा। इससे पहले भी हम और वीडियोस डाल चुके हुए हैं, जो आपने, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे सभी के सभी, और आपको सभी पसंद आए होंगे। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे को भी प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। साथ में लाइक और शेयर भी करिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हमको भी इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट्स भी देखते हैं। अभी हमने जैसे पिछली बार लिया था एग्ज़ाम्पल मूवीज़ का, अभी हम वापस एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मूवी का। सनी देओल की एक मूवी आई थी दामिनी, काफ़ी टाइम पहले। उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था। वो डायलॉग सब लोग जानते हैं, 2.5 किलो का हाथ। उसमें और एक डायलॉग भी आता है जो होता है कि हमको कुछ मिला तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अभी हम वो तारीख पे तारीख के बारे में आपको बताते हैं कि तारीख पे तारीख का जो है मतलब क्या है। हमारे इंडिया की आबादी जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता ही है। हमारे जो केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो केसेस सॉल्व हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए, वो बहुत कम है। केसेस फाइल ज़्यादा होते हैं, डिस्पोज ऑफ कम होते हैं उसमें। यानी कि उसके ऊपर पूरी कानूनी प्रक्रिया, पूरा कानूनी प्रोसीजर होता है। पक्ष विपक्ष दोनों को, पार्टी को, यानी कि पेटिशनर यानी कि कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों को सुना जाता है। उसकी वकीलों की सारी दलीलें सुनी जाती हैं, सारा एविडेंस देखा जाता है, सारा सबूत देखे जाते हैं, और फिर उसके ऊपर जजमेंट पास करी जाती है। तो ये बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। तो नंबर ऑफ़ केसेस डिस्पोज ऑफ जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से बैकलॉग ऑफ केसेस बढ़ जाता है। अब जब बैकलॉग बढ़ जाता है तो लेकिन नए केसेस तो आते जाते हैं, लोगों के आपस में डिस्प्यूट होती रहती है, बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। तो लोक अदालत अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बैकलॉग को कम करने के लिए लोक अदालत का एक प्रावधान एक कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है कि लोक अदालत जो है वो इट इज़ टू बी हेल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ टू रिड्यूस द बैकलॉग। ये कैसे काम करेगा वो, और इसका एम क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। खैर, गुजरात को हम मेंशन कर देते हैं इसमें कि गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने एस्टैब्लिश करा था परमानेंट लोक अदालत इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नो फीस, कोई फीस नहीं लगेगी एक केस फाइल करने के लिए फॉर एनी अदर प्रोसीडिंग, या और किसी प्रोसीडिंग के लिए कोई फीस नहीं लगेगी लोक अदालत के लिए। और लोक अदालत का प्राइम इंटेंशन क्या था कि जो बैकलॉग है ना, ये कम से कम और केसेस ना आए और लोगों का खर्चा भी ना हो, टाइम भी ना लगे। तो कम से कम बहुत सारे केसेस लोक अदालत के थ्रू अगर बल्क में सॉल्व हो जाएंगे तो इनफ्लो ऑफ केसेस जो हैं वो कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पूरी कानूनी प्रक्रिया जो है थोड़ी बहुत सुधर जाएगी। दिस इज़ द एम। तो एम या ऑब्जेक्टिव पे अब हम आते हैं ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। लोक अदालत जो है ना वो है बहुत स्पीडी, बहुत फास्ट काम करती है, इनएक्सपेंसिव, इसमें खर्चा नहीं होता है, अवॉइड डिले इन प्रोवाइडिंग जस्टिस।
हमने आपको पहले बताया था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस जल्दी प्रोवाइड कर देती है, डिले अवॉइड करती है। और एक इट रीचेज एन एमिकेबल कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें एमिकेबल दोनों पार्टीज जो हैं, यानी कि एक्यूज्ड एंड पिटिशनर या कंप्लेनेंट, दोनों पार्टीज को जो कॉम्प्रोमाइज़ पसंद आता है, जो एक्सेप्टेबल है, वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर आता है तभी लोक अदालत में केस सॉल्व होता है, नहीं तो नहीं होता है। नहीं तो वो आगे उस केस को फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत क्या है? बहुत सारे केस जो हैं वो उसका रिजल्ट आ जाता है, स्पीडी और एग्रेबल सेटलमेंट हो जाती है। बहुत स्पीडीली काम हो जाता है, बहुत तेज़ी से काम हो जाता है, और दोनों पार्टीज़ को जो सेटलमेंट, जो डिसीजन मंजूर है, वो पहुंच जाता है। इससे मनी एंड टाइम ऑफ सिटीजन्स एंड कोर्ट दोनों बच जाता है। मनी एंड टाइम मतलब पैसा और समय, सिटीजन्स का जिनकी आपस में डिस्प्यूट हुई है उनका पैसा और टाइम बच जाता है। साथ में जो टैक्स पेयर जो पैसा दे रहे हैं उसका भी बचत होता है, और सिटीजन्स को बचा लेता है लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से। रोज़ रोज़ कोर्ट के धक्के खाने, लॉयर अपॉइंट करना, और कोर्ट में ये सबूत देना, उसके लिए प्रिपरेशन करो, कोर्ट में वो सबूत देना है, कोर्ट में जाके पेश होना है। तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से भी बच जाते हैं लोग। अब हम आते हैं एफआईआर। एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई गुनाह होता है तो एक विक्टिम होता है जिसके ऊपर गुनाह हुआ, और एक गुनहगार होता है। विक्टिम हो गया जो अर्जदार है वो, ठीक है। तो द विक्टिम जो है वो फर्स्ट कंप्लेन लॉन्च करता है अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे गुनाह हुआ है उसके लोकल पुलिस स्टेशन में। उस एरिया में कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है, उस कौन से पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन है उसमें, वहाँ पर जाके वो एक कंप्लेंट फाइल करता है पुलिस के सामने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस को खुद ब खुद ये कंप्लेंट नोट करनी पड़ती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ बहुत बड़ा राइट या दंगा हो गया तो पुलिस अपने आप ही कंप्लेंट फाइल कर देती है, उसमें लोगों को फाइल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो एफआईआर के बारे में पॉइंट नंबर 1 हम आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी जाती है पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी जाती है उसको कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 2, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड। पुलिस टेकअप इन, एक बार इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद में पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, उस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। पॉइंट नंबर 3, पुलिस इनिशिएट सर्च फॉर द कल्प्रिट, मतलब पुलिस गुनहगार को ढूंढना चालू करती है। वो रिपोर्ट लिया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, फिर गुनहगार को ढूंढना चालू करती है, कल्प्रिट को ढूंढना चालू करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्जशीट इज प्रिपेयर्ड, एविडेंस इज कलेक्टेड अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। चार्जशीट बनाई जाती है, एविडेंस जो है सबूत इकट्ठे करे जाते हैं कल्प्रिट के अगेंस्ट में। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस, एफआईआर इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जहाँ तक जस्टिस का सवाल है, जहाँ तक न्याय का सवाल है, एफआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप एक ओरल कंप्लेंट भी कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो आपके पुलिस स्टेशन पे, और उसका एफआईआर रिकॉर्ड करवा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक नोट और दी एफआईआर। पुलिस आपको मना नहीं कर सकते, एफआईआर ना लॉन्च करेंगे हम, एफआईआर नहीं लॉन्च करेंगे हम, ये कंप्लेंट आपकी नोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह सकती पुलिस।
judicial judgments in the Indian system. अभी तक आपने देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो जुडिशरी की ऑटोनॉमी बरकरार रखती है, उसको टोटली इंडिपेंडेंट रखती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मशीनरी से, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज पॉलिटिकल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रखती है। अगर कोई जज अपॉइंट होता है तो उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट। और उसको निकालने के लिए भी इम्पीचमेंट की ज़रूरत है। इम्पीचमेंट कैसे होती है? दोनों अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मोशन पास करना है विथ 2/3 मेजॉरिटी, और फिर जाके प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव करेगा। और उसके लिए भी ग्राउंड तय है कि या तो वो इनकेपेबल है या तो वो मिसबिहेवियर कर रहा है जज, तभी उसको निकाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए वो टोटली इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस है जुडिशरी। दूसरा चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं जो अलग अलग स्टेट्स के। सुप्रीम कोर्ट तो ऑफ कोर्स पूरे इंडिया का एक ही है, हाई कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के होते हैं। तो वो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और मॉन्यूमेंटस जजमेंट्स करते हैं। और ये जो हैं, ये कई बार ऐसे जजमेंट्स होते हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स कहलाते हैं। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पिक्चर का नाम दिया था, एक मूवी का नाम दिया था, दामिनी। दामिनी के एंड पे वो बोलता है जज कि ये जो जजमेंट मैं पास करने जा रहा हूँ ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसको आगे से दामिनी के नाम से ये जजमेंट कहलाएगा, दामिनी जजमेंट। तो उस तरह से कुछ केसेस होते हैं जिसको कोर्ट भी मानता है कि ये एक मिसाल बन गए हैं, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और ये केसेस लैंडमार्क केसेस हैं, इनको लैंडमार्क केसेस कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ लैंडमार्क केसेस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो उसमें से एक है केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला। आपने सुना ही होगा कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया को डिस्कस करा गया था इसमें काफ़ी डिटेल में। और इसमें एक बेंच ऑफ जस्टिस बैठाए गए थे, बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठा था, बेंच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ पार्लियामेंट on the basis of majority influencing the fundamental rights of the citizen of India was discussed in detail। इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया था कि क्या इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो लोगों का, अगर वो पार्लियामेंट में कोई लॉ पास कर देती है तो उससे क्या फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के छीने जा सकते हैं। ये पॉइंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया और बताया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा जा सकता। जो इंडिया के सिटीज़न को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो बरकरार रहेंगे, उसको गवर्नमेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में मोशन पास करके 2/3 मेजॉरिटी से भी उसको छीन नहीं सकती है। जो पब्लिक को, जो इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए वो रहेंगे। दूसरा ऐसा ही एक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो है जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें 2-3 जजमेंट्स पहले भी हुए थे जिसमें कहा गया था कि प्राइवेसी कहीं पे मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइवेसी जो है वो इट इज़ टू बी गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
प्राइवेसी ऑफ अ सिटीजन। तो यहाँ पर वो दो जजमेंट्स, एक शायद एमपी कोर्ट का जजमेंट था, मध्य प्रदेश कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट था, और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। तो वो दोनों को साइड करते हुए यहाँ पे बोला गया कि नहीं, ये प्राइवेसी जो है, इट इज़ ऑल्सो प्राइवेसी ऑफ अ सिटीज़न जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और वो भी एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी है कि प्राइवेसी गारंटी करनी। प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टू बी गारंटीड लाइक अ राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने दो जजमेंट को हटा के ये जजमेंट दिया। और इसमें ऐसा भी था कि पहले जो जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 8 जस्टिस की बेंच बैठी थी। तो यहाँ पे वो जजमेंट को देखते हुए 9 जजेस की बेंच बैठाई गई थी, और ये जजमेंट फाइनली रिवर्स हो गया था। यानी कि ये जजमेंट, पुराना जजमेंट रिवर्स हो गया था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइम टू टाइम कोर्ट जो है अपने पुराने जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने जजमेंट को रिवर्स कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं, उसमें जो प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील आता है वो भी सुप्रीम कोर्ट की देन है। तो इस तरीके से था। और मेरी आप सबसे वो है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, हमारे ग्लोबल एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सबको, आपके फेलो स्टूडेंट्स को ये शेयर करिए और लाइक करिए। कमेंट्स में भी ज़रूर आप कमेंट्स लिखिएगा, हम आपके कमेंट्स भी देखते हैं। तो जय हिंद।